हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग ऑल यूनिट्स के 2 मार्क्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन उठाते हैं। तो हमारे पास, जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिट फर्स्ट है रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो यही है, डिफाइन रेफ्रिजरेशन। हमको बताना है कि रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है, जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर को हम लोग डाउन करते हैं अगर हमें रेफ्रिजरेशन करना है तो। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, रेफ्रिजरेशन इज ए साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर ब्लो द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, यानी कि सराउंडिंग के टेम्परेचर से कम हमें करना है या फिर वहाँ से मेंटेन करके चलना है। ठीक है, कैसे करते हैं? रिमूविंग हीट फ्रॉम सबस्टेंस अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेफ्रिजरेशन। बेसिकली आपको बस इतना याद रखना है कि भाई हमारा जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे हमें कहीं ना कहीं टेम्परेचर को डाउन करेंगे, तब वो हमारा रेफ्रिजरेशन चलाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि रेफ्रिजरेशन का पर्पस क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि हम रेफ्रिजरेशन से अपना फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइस, आइस की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन द एयर सिस्टम, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये आपके 4 पर्पस होते हैं रेफ्रिजरेशन के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, एंड यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, या फिर इसको इस तरीके से ही पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वहाँ आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर लो टेम्परेचर होता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। यहाँ से हीट हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, टर्म एज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो वहीं पर आपको क्या मिलता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलता है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने VCR साइकिल के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है। आप ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। वहाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। चलिए फ़िलहाल अभी हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बात करूँ तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। ठीक है, तो ये सिंपल सी कहानी होती है आपकी यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन की, यानी कि आपको 1 टन ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो कि है उसको हम लोग वाटर में कन्वर्ट करेंगे 24 घंटे के अंदर। इतना आपको याद रखना है। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कितना होता है, 210 किलोजूल पर मिनट, ये आपको दे रखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमको बताना है डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है ना, तो रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था, इट इज़ अ रिवर्स हीट इंजन विच कूल एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी लोअर देन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना, तो उससे थोड़ा कम मेंटेन करके चलता है। यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, अगर आपको रेफ्रिजरेटर का यूज़ करना है या फिर रेफ्रिजरेशन करना है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर हमारा एक बॉडी का है, मान लो एक हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है दोस्तों, यही आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। अगर आप इससे डाउन करोगे, यानी कम करोगे, या फिर 25, 26, 27 या फिर और भी कम, जितना भी कर सकते हो, वो क्या हो गया, आपका रेफ्रिजरेशन हो गया, और वही रेफ्रिजरेटर होता है। अगर मैं इसकी COP की बात करूं तो Q1 अपॉन वही COP क्या होता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो आपको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट Q1 और वर्क इनपुट यहाँ पर WR दे रखा है। इसी तरीके से हम लोग हीट पंप की अगर बात करें तो हीट पंप में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ये क्या करता है हीट पंप, ये हीट को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, लो टेम्परेचर, यानी कि जो आपका सिंक आपने पढ़ा था, यहाँ पर देखो ये आपका T1 होता है, यहाँ हमारा हीट पंप लगा होता है। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, सोर्स T2, ये सिंक हो गया आपकी, ये सोर्स हो गया, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये लो टेम्परेचर होता है, जैसे कि आप सभी को पता है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो आपका हीट पंप होता है ये लो टेम्परेचर से रिसीव करता है हीट को, और यहाँ पर
आपका जो हाई टेम्परेचर यहाँ पर हीट को क्या देता है, हीट को रिजेक्ट करता है या फिर हीट को देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहीं पे हम लोग COP निकालते हैं और COP का फॉर्मूला आपको सभी को पता है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है। क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारा नेचुरल रेफ्रिजरेशन होता है वो नेचुरल रेफ्रिजरेशन कैन बी डन बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड और एवापोरेशन ऑफ सॉलिड। और अगर मैं मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन की बात करूं तो मैकेनिकल जो रेफ्रिजरेशन होता है वो ज़्यादातर जो हमारा डिपेंड रहता है किसके ऊपर, एवापोरेशन ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड रहता है कि कौन सा हम लोग लिक्विड यूज़ कर रहे हैं। और एक और बात करूँ मैं, मैकेनिकल जो हमारा रेफ्रिजरेशन होता है, जैसे मैंने आपको VCR साइकिल अच्छी तरीके से समझाया था, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था, वहाँ पर आपको एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व होती है। ठीक है, तो मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन ये इसके अंदर ये वाले कंपोनेंट होते हैं आपके, एवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड एक्सपेंशन वाल्व। जबकि नेचुरल रेफ्रिजरेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर ना ही एवापोरेटर, ना ही कंप्रेसर, ना ही कंडेंसर, ना ही एक्सपेंशन वाल्व, ऐसा कोई भी कंपोनेंट इसे रिक्वायर नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं, राइट डाउन टू डिमेरिट ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आपने अगर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ा है तो उसके मेरिट और डिमेरिट के बारे में हमको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर हम लोग एयर का यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन पर्पज़ के लिए। तो आप सभी को ये भी पता है, जो एयर होती है ईजिली अवेलेबल होती है और उसकी कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है या फिर कोई कॉस्ट ही नहीं होती। ठीक है, और द एयर इज़ नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इनफ्लेमेबल होती है, इसीलिए हम लोग, ये हमारा एडवांटेज हो गया। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं या फिर डीमेरिट की बात करूं तो ये इसका COP जो निकल कर आता है वो लो निकल कर आता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, और रेट ऑफ एयर सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट अगर मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बात करूं तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो अगर मैं ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करूं तो यहाँ पर द एयर कम इन कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द स्पेस ऑफ टू बी कूल्ड। ठीक है, तो ओपन एयर है तो यानी कि जो स्पेस खाली है उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है, और यहाँ पर क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो यहाँ पर जो स्पेस के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली नहीं आती है। ठीक है, कूल्ड होने के लिए। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, लार्ज साइज ऑफ कंप्रेसर यूज़। यहाँ पर लार्ज साइज का कंप्रेसर हमें यूज़ करना पड़ता है। जबकि यहाँ मैं बात करूँ तो द साइज ऑफ कंप्रेसर इज केप्ट विद इन लिमिट। ठीक है, यहाँ पर COP जैसे कि आप सभी को पता है, ओपन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब एयर हमें फ्रीली मिल जाती है और इसका COP कितना होता है, कम होता है। जबकि क्लोज एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर COP ज़्यादा मिलता है आपको। इट रिक्वायर ड्रायर, इसको ड्रायर चाहिए कि भाई मॉइस्चर सोखने के लिए, जबकि यहाँ पर कोई भी ड्रायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो हमको बताना है कि भाई COP और रिवर्स कार्नोट साइकिल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिवर्स कार्नोट साइकिल के COP किस तरीके से निकालते हैं, तो COP किस तरीके से निकालते हैं, TL यानी कि लोअर टेम्परेचर अपॉन TH माइनस TL, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो इस तरीके से हम लोग COP निकालते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल की। यहाँ पर TL है जो लोअर टेम्परेचर है और TH है आपका हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो हमसे पूछा गया है, हाउ कैन COP और रिवर्स कार्नोट साइकिल इम्प्रूव। भाई COP किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती है रिवर्स कार्नोट साइकिल की। तो सबसे पहले आप लोग या फिर एक काम करो, इंक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर को बढ़ा दो तो आपकी COP इंक्रीज़ हो सकती है, और डिक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर या फिर हायर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो। तो इन दो तरीके से आपकी रिवर्स कार्नोट साइकिल की जो COP है वो इम्प्रूव्ड हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमको बताना है, ये आपकी बेल कोलेमन साइकिल जो होती है आपकी यूनिट फर्स्ट में जो दे रखी है, इसकी क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है COP का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/RP यानी कि कंप्रेशन रेशियो। RP क्या है हमारा, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा -1/गामा-1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, जबकि यहाँ पर जो गामा है वो एडियाबैटिक इंडेक्स हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछा गया है कि भाई बूट स्ट्रैप एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताइए। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में आपको बूट स्ट्रैप एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर सिंपल
एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अगर आप बूटस्ट्रैप एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे 5 नंबर या 10 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसकी थ्योरी भी आप लोग उसमें लिख सकते हो, बाकी डायग्राम से आपका काम चल जाएगा। अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो सिंपल आपको याद रखना है, इसमें जो हमारा बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग जो सिस्टम होता है इसमें आपके 2 एक्सचेंजर होते हैं, हीट एक्सचेंजर इंस्टीड ऑफ 1, ठीक है, एंड कूलिंग ऑफ टरबाइन ड्राइव अ सेकेंडरी कंप्रेसर इंस्टीड ऑफ कूलिंग फैन। ये बात आपको याद रखना है, यानी कि कूलिंग फैन की जगह हम लोग 2 कंप्रेसर का यूज़ करते हैं इसमें, सिंपल सी बात है। और आपको इसमें याद रखना है, देखो इसकी वर्किंग यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले जो एयर ब्लेड होते हैं, द एयर ब्लेड फ्रॉम द मेन कंप्रेशन इज फर्स्ट कूल्ड बाय रैम एयर, ठीक है। किस तरीके से हम लोग कूल करते हैं दोस्तों, रैम एयर की मदद से कूल करते हैं। कहाँ पर? इन द फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, पहले हीट एक्सचेंजर में। फिर दिस कूल्ड एयर आफ्टर कंप्रेशन इन सेकेंडरी कंप्रेसर, इसी तरीके से दोस्तों भाई सेकेंडरी कंप्रेसर में काम होता है, ठीक है। कहाँ पर? सेकेंड हीट एक्सचेंजर के अंदर, वहाँ पे भी हम लोग कूल करते हैं। इट अगेन कूल्ड बाय रैम एयर, वही रैम एयर से कूल करते हैं बिफोर पासिंग थ्रू द कूलिंग टरबाइन। तो सिंपली ये आपको वर्किंग दे रखी है कि भाई बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन जो सिस्टम है उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ, चलो एक काम करता हूँ, रहने देता हूँ, मैं बाद में अगर आप चाहोगे तो आपको पूरी वीडियो बना के दिखा दूँगा कि एयरक्राफ्ट बूटस्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम में किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 कंप्रेशन का यूज़ करते हैं और यहाँ पर रैमिंग एक्शन होता है और वहाँ से हीट को एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट तुम्हारे टरबाइन में भेज देते हैं और वहाँ पर आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो ये आपका बूटस्ट्रैप की कुछ कहानी हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आप लोग डार्ट से क्या समझते हो, DART डार्ट जो होता है इससे क्या समझते हो। तो डार्ट इज डिफाइंड एज अ टेम्परेचर ऑफ एयर एट एग्जिट ऑफ कूलिंग टरबाइन इन एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर कंडेंसेशन। तो आपको याद रखना है एट एग्जिट ऑफ कूलिंग टरबाइन इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर कंडेंसर। और ये डार्ट होता है दोस्तों, ये यूज़ किस लिए होता है? यूज़ टू कंपेयर डिफरेंट एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो अलग अलग एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल हैं उनको कंपेयर करने के लिए हम लोग डार्ट का यूज़ करते हैं। फिर अगर मैं COP की बात करूँ तो COP तो सिंपल है दोस्तों, आप सभी को पता है। अगर मैं COP निकालता हूँ तो क्या होती है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब वो डिपेंड करता है आपका रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कहाँ मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है।